अभी और वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स का भी आ रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तुषार, क्या हाल है? सर बढ़िया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ध्रुव। सर हाँ जी। सर ये वाले टेस्ट का क्या सिलेबस है? मंडे जो होगा अभी। मंडे जो हो रहा है इसमें है आपका न्यूक्लियर। एटम एंड न्यूक्लियस दोनों। एटम्स एंड न्यूक्लियस। हाँ। ओके सर। बाकी लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं सब लोग? यस सर। तो स्कूल भी तो ओपन हो रहे हैं शायद आप लोगों के अभी। सर अभी 1 तारीख से बोला है कि होंगे, लेकिन अभी पता नहीं, एक्सटेंड ही होता रहता है वो तो। ओके। और आप लोगों के जो एग्जाम वगैरह हैं, मतलब सिलेबस कितना हो गया? हाफ ईयरली एग्जाम भी सर तो होते हैं आपके? हाँ। हाफ ईयरली तो हो गए। अब 50% रिड्यूस होगा सिलेबस, मनीष सिसोदिया का था। हाँ, फ्यूचर ये प्लान। मतलब कंफर्म कर दिया है कि 50% रिड्यूस कर रहे हैं। नहीं, वो हाँ तो फिर जी। ऑल और इंडिया होगा ना, मनीष सिसोदिया जी का अलग है। मतलब ये तो सीबीएसई का फिर ऑल इंडिया लेवल पर होगा ना। हाँ हाँ जी सर। और उन्होंने भी बताया कि जेई और नीट वगैरह के एग्जाम में जो मेंस है ना, हाँ। जो एनटीए कंडक्ट करती है, उनका सिलेबस भी 50% रिड्यूस ही आएगा। अच्छा, तो चलो ये तो अच्छा है। तुम लोगों को उसी थोड़ा। उसी सिलेबस से आएगा तो सर अब तो मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स में से कई सारी चीजें तो जो मेन थी वो तो हट ही गई। ओके। तो न्यूमेरिकल वाला ज्यादा बचेगा नहीं फिर, अगर ऐसा हुआ तो। अच्छा, तो कौन कौन से चैप्टर रिमूव कर रहे हैं? ये तुम्हें कोई लिस्ट दी है उन्होंने? तो वो लिस्ट मुझे भेज देना, अगर कोई लिस्ट है। लिस्ट बताइए उन्होंने कैसे सर अभी तो 30% जो रिड्यूस्ड है वो ही आया था अभी। पूरा आएगा एक बार दोबारा। 50% अच्छा, रिड्यूस होके तो ट्वेंटी जैसे ही परसेंट वो और रिड्यूस हो रहा है ना। हाँ, तो जैसे ही वो आता है ना, तो तुरंत मुझे भेज देना वो। ठीक सर है। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। हाँ, बता देना सिलेबस में क्या क्या टॉपिक कम हो रहे हैं। और जो यस सर। टॉपिक अभी तुम्हें बताए हो, तो जैसे ऑप्टिक्स वगैरह हो गई तुम्हारे यहाँ? अभी अभी सर होगी? स्कूल में अभी सर ऑप्टिक्स में हम स्कूल में पीछे हैं यहाँ से, मतलब स्कूल में पहले मिरर का करा था, यहाँ पे हम उसका कर रहे हैं, लेंस का पहले। अच्छा। ओके। हाँ। और चल रहा स्कूल है में भी लेकिन। बस अभी हाँ। अभी रिफ्रैक्शन तक ही, आज रिफ्रैक्शन शुरू हुआ था। ओके। यस सर। अपेरेंट डेप्थ और वो कराई जो थी। आपके माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वो सब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? मतलब फिर हम लोग वो करें या भी हम उसे स्किप करें, क्या करेंगे? सर कर कर तो लेते ही हैं सर, क्या। क्योंकि अगर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमारे पास तो वैसे भी टाइम है बहुत। हाँ, तो चलो ये भी ठीक है। हम लोग सब चीजें
कर सकते हैं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। यस सर। चलो ठीक है, अब क्लास स्टार्ट कर देता हूँ मैं। एक मिनट। तो लास्ट क्लास में हम ऑप्टिक्स कर रहे थे। तो रे ऑप्टिक्स, आज हम प्रिज्म के बारे में देखते हैं। प्रिज्म के लिए हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे, कैसे इमेज फाइंड करेंगे, या रे हमारी कहाँ जा रही है। तो कोई भी दो सरफेस जिसके बीच में ये दो सरफेस हैं, तो बेसिकली ये 3 डायमेंशनल फिगर होती है। ये ऐसे ऐसे होगी कुछ। तो इसमें ये दो इंक्लाइंड सरफेस है, इनके बीच में ये एंगल है, इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो ऐसे दो जो फेस होंगे किसी भी फिगर में, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। यानी दो फेस जो कि जिनके बीच में जीरो एंगल नहीं होना चाहिए, जीरो छोड़ के कोई भी एंगल हो, यानी दो सरफेस, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, ऐसे सिस्टम को हम प्रिज्म कहते हैं। तो इसमें देखें, अगर हमारी रे फर्स्ट सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसका पाथ कैसा होता है, और इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैं इसका क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ। इसको ये कट कर दिया तो ये फ्रंट से हमें ट्राइंगल जैसा दिखाई देगा। फर्स्ट फेस पे ये हमारी फर्स्ट सरफेस है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी हम देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। 1.5। नहीं, वो हमें ये देखना है, मतलब ये किस ग्लास का बना हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, ओके सर। गिवन एंगल से कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करना है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है। ये फर्स्ट फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो बाहर हमारी एयर है और ये हमारा ग्लास है। इसमें ए एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। ये जो एंगल है वर्टेक्स पर, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये हमारी इंसिडेंट रे आई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है 90 डिग्री पे फर्स्ट सरफेस पर। तो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अगर ये सेम मीडियम होता तो ये स्ट्रेट लाइन में चली जाती, लेकिन क्योंकि अब ये डेंसर मीडियम है तो इसलिए ये जो नॉर्मल है ये इसकी तरफ कुछ टिल्ट हो जाएगी। ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ टिल्ट हो गई, और ये जो एंगल है इससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब इसी तरह इस वाली सरफेस पर आते हैं, और यहाँ पर अगेन मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। नॉर्मल यानी जो इससे इस सरफेस पे 90 डिग्री पर है। अब ये अगर सेम मीडियम होता तो ये स्ट्रेट लाइन में चली जाती, लेकिन अब ये डेंसर मीडियम है। डेंसर से ये रेयर मीडियम में आ रही है, तो इसलिए नॉर्मल से अवे हो जाएगी। ये नॉर्मल से अवे हो गई।
और ये जो एमर्जेंट रे है हमारी, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उससे ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। और यहाँ पर ये एक और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसे मैं आर प्राइम बोल रहा हूँ। तो ये मैंने आई और आर लिए, ये मैंने आई प्राइम आर प्राइम लिए, ये जो साइन है प्राइम कहलाते हैं ये। और इस रे को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं बैक साइड में, तो रे हमारी एक्चुअल में पहली रे ऐसे आ रही थी, और इस प्रिज्म के बाद फाइनली वो इस डायरेक्शन में हो गई। तो अपने पाथ से वो कितनी डेविएट हो गई, वो एंगल ऑफ डेविएशन है। वो इधर जा रही थी और फाइनली इधर चली गई, तो ये जो एंगल है इसका नाम एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। और सपोज इसको मैं एम ले लूं, इसको मैं एन ले लूं, तो फिर से समझेंगे। अभी तक हमने एक सिंपल प्रिंसिपल का यूज किया कि रे अगर रे अर्थ से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ टिल्ट होगी, और डेंसर टू रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। खाली इतना हमने प्रिंसिपल यूज किया। तो उससे फिर से समझते हैं, यहां से ये रह गई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो गई। जब ये इससे बाहर निकली, अगेन ये वाला हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये वाला नॉर्मल है। तो ये इससे अवे हो गई। अगर अब हमें ये डेल्टा एंगल फाइंड करना है और इनमें रिलेशन निकालना है, तो मैं इस ट्राइंगल में ले रहा हूँ, इसमें कुछ और नाम भी रख देते हैं। मान लो ये P, और इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ Q। इन ट्राइंगल ये P Q एंड M, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो एंगल M है इसको मैं X मान लेता हूँ, X। तो R प्लस R डैश प्लस X, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम ट्राइंगल में 180 डिग्री है, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। ये जो P A Q M, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, P से A से Q, Q से M, ये क्वाड्रिलेटरल। इसमें देखें ये नॉर्मल है, ये 90, ये 90। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 90 90 इनका सम 180 है। तो इसलिए जो बचे हुए दो एंगल है उनका सम भी 180 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल AQMP, AQMP ये क्वाड्रिलेटरल है। एंगल है, ये ऊपर वाला एंगल है, प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दोनों क्योंकि 180 के इक्वल हैं, इसके बराबर में एंगल A प्लस एक्स रख दूं तो X और X कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिल गया। और अगर मैं इसको खाली A लिखूं, एंगल की जगह, तो A प्लस एक्स फ्रॉम 1 and 2, मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो एक तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें याद रहना चाहिए। एंगल A इक्वल टू सम ऑफ R प्लस R डैश, ये यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट अदर सरफेस है R डैश। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? यस सर, नोट कर रहे हैं। हाँ, नोट कर लो चलो। हो गया सर। ओके। हो गए सर। हाँ, अब इस ट्राइंगल में आते हैं। ट्राइंगल एन पी क्यू में ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ, एन पी क्यू। ट्राइंगल ये है एन पी क्यू या एन क्यू पी, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसे। इसमें ये जो एंगल डेल्टा है ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये जो इंटीरियर एंगल है दो, इनके सम के बराबर है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ एंगल डेल्टा इक्वल टू ये वाला एंगल एन पी क्यू प्लस ये वाला एंगल एन क्यू पी। ये जो दो एंगल है यहाँ पे, इन दोनों के सम के बराबर ये एक्सटीरियर एंगल है। और ये वाला जो एंगल है, ये टोटल एंगल आई है, आई में से आर माइनस कर दे तो ये एंगल आ रहा है। तो इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ आई माइनस आर। और इसी तरह से ये टोटल आई प्राइम एंगल है, टोटल एंगल आई प्राइम, उसमें से ये आर प्राइम माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ आई प्लस आई प्राइम और यहाँ से ए, ये इक्वेशन नंबर 3 है मेरी। आर प्लस आर प्राइम को मैं ए लिख सकता हूँ यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। और इसलिए यहाँ पे एक और रिलेशन आ गया मेरे पास, ए प्लस डेल्टा इक्वेशन नंबर 4। तो प्रेजेंट के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें ये दो इक्वेशन अगर याद रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये दो क्वेश्चन, ये इक्वेशन याद रखनी है दो। सर आई और आई डैश क्या है यहाँ पे? आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आई डैश यहाँ पर है बाहर वाला एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जिस एंगल पे रे इंसिडेंट होती है फर्स्ट फेस पर।
और एंगल ऑफ इमर्जेंस जिस पे ये रे बाहर आती है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये डेविएशन एंगल। नोट हो गया यहाँ तक? नोट हो गया? जी सर। अब देखें Yes, sir. अगर ये जो एंगल ऑफ, ओके, एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको मैं यहाँ वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ और एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्स एक्सिस पर। तो फॉर गिवन डेल्टा, जो इसमें से एक एंगल होगा वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो दूसरा एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ एमर्जेंस है। तो डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें ऐसा ग्राफ आता है, यानी आई की वैल्यू जब कम है तो डेल्टा हमारा ज्यादा है, जैसे जैसे आई को इंक्रीज करते जा रहे हैं डेल्टा हमारा रिड्यूस होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो मिनिमम हो जाएगा। और जहां पे ये डेल्टा मिनिमम है, ये मिनिमम है, वहां पर सिमेट्री आ जाती है, यानी आई और आई डैश ये दोनों इक्वल हो गए। तो सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? जो रे इस प्रिज्म से पास हो रही थी उसके लिए दोनों एंगल इक्वल है, तो इसलिए सिमेट्री से ये रे बेस के पैरेलल हो जाती है। तो डेल्टा मिनिमम यानी डेल्टा एम के लिए आई बराबर आई डैश। और इसी तरह ये जो आर एंगल है, क्योंकि आई इक्वल है तो ये जो आर वाले हैं ये भी इक्वल होते हैं, आर बराबर आर डैश, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, आई आई वन आई डैश के इक्वल हो जाता है। ये आई प्राइम यहाँ था, और आर आर प्राइम के इक्वल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और डेल्टा मिनिमम दैट इज मिनिमम डेविएशन
ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2r, और इसलिए r की वैल्यू है a/2। और यहां से a प्लस डेल्टा मिनिमम, इसका नाम मैंने डेल्टा मिनिमम रख दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये दोनों भी इक्वल हैं 2i, और इसलिए i की वैल्यू इसलिए जो इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है साइन i अपॉन साइन r। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। इसलिए i को मैं लिख सकता हूँ साइन a प्लस डेल्टा m/2, r को मैं लिख सकता हूँ साइन a/2। तो इसलिए हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया, म्यू इक्वल टू क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में ये डेल्टा मिनिमम है, तभी ये फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो ये जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा साइन i बाई साइन r। अगर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है तो इसमें ये मिनिमम होना चाहिए, तो क्वेश्चन में या तो ये मिनिमम डेविएशन गिवन होना चाहिए, या ये गिवन होना चाहिए जो रे है वो पैरेलल टू बेस है, तो उस केस में सिमेट्री होती है और ये मिनिमम डेविएशन होता है। वो अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और थिन प्रिज्म मतलब इफ एंगल ए इज स्मॉल, जो वर्टेक्स पे एंगल अगर वो स्मॉल है तो एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमर्जेंस है आई आर, ये दोनों भी स्मॉल होते हैं। अगर एंगल ए स्मॉल है यानी थिन प्रिज्म है, तो इसलिए जो ऊपर हमने फॉर्मूला यूज किया था ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, म्यू को मैं लिख सकता हूँ साइन आई अपॉन साइन आर, और आई और आर अगर स्मॉल है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो मैं आई को लिख सकता हूँ म्यू आर। इसी तरह दूसरे वाले फेस पर ये होगा साइन आई प्राइम अपॉन साइन आर प्राइम, और ये भी स्मॉल एंगल है तो इसको, इसलिए मैं आई प्राइम को लिख सकता हूँ म्यू इंटू आर प्राइम, और आई प्राइम की वैल्यू मैं इसमें पुटअप कर दूं, ये हो गया म्यू आर प्लस म्यू आर प्राइम। और ये जो आर प्लस आर प्राइम है ये मेरा ए के बराबर है, इसलिए मुझे एक फॉर्मूला मिल रहा है यहाँ पे,
तो थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन मुझे ये मिल गया, μ-1 इंटू ए। और ये सेम फॉर्मूला मुझे यहां से भी मिल सकता है अगर मैं इस साइन थीटा को थीटा रख दूं, a+Δ/2। तो यहाँ जो डेविएशन है वो थिन प्रिज्म के लिए ऑलरेडी स्मॉल होगा, तो वो इसमें से ये सेम फॉर्मूला जाएगा। तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, और इस फॉर्मूले को मैंने इस फॉर्मूले से ड्राइव किया, ये वाला Δ=μ-1 है ओनली फॉर थिन प्रिज्म। तो हम ये याद रखेंगे, ये फॉर्मूले सब याद रखने हैं। तो पहले यहाँ तक नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो बताएंगे। नो सर। वेरी गुड। नोट हो जाएगा तो बता देंगे। हो गया नोट? यस सर। यहाँ पे अगर ये वाइट लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो ये लाइट डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाती है। और ये वायलेट और ऊपर रेड कलर होता है। यहाँ से देखें हम तो ये रेड कलर का डिस्पर्जन है, और इसको यहाँ ज्वाइन कर दें तो ये वाला हमारा वॉयलेट कलर का डिस्पर्जन है। यानी वॉयलेट कलर का डिस्पर्जन रेड कलर के डिस्पर्जन से ज्यादा होता है। तो ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर व्हाइट लाइट है, वो व्हाइट लाइट प्रिज्म के से फॉल होती है, तो यहाँ पे हमें 7 कलर्स मिल जाते हैं विब की ओर। और सबसे नीचे ये वॉयलेट कलर है और ऊपर रेड कलर है।
तो ऐसा ये डिस्पर्जन क्यों हो रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कॉशीस रिलेशन है एक, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर के लैम्डा 4 के, मतलब ये रिलेशन आ रहा है। तो इसमें अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो म्यू कम होगा, और रेड कलर के लिए वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा हुई तो म्यू ऑफ रेड कम होगा म्यू ऑफ वायलेट से। और अब हमने डेल्टा का रिलेशन पढ़ा था, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। अप्रोक्सीमेटली हम इससे आइडिया ले सकते हैं। तो अगर जिसका म्यू कम है उसके लिए डेविएशन कम होगा, इससे डेल्टा ऑफ रेड इज लेस देन डेल्टा ऑफ वायलेट। और वैसे हमें याद भी रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए सब याद रखना है कि वायलेट कलर नीचे आ रहा है और ये इंसिडेंट रे जो है उसकी डायरेक्शन है, तो उससे एंगल वायलेट का सबसे ज्यादा है और रेड ऊपर आ रहा है, रेड का जो डेविएशन है वो सबसे कम है। तो हम इस रिलेशन से लॉजिकली भी याद रखेंगे, वैसे भी याद रखना है, वायलेट नीचे आता है, ऊपर रेड कलर होता है। और ये जो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आ रहा है इसे हम एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। तो एंगुलर डिस्पर्जन डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड। तो डेल्टा वायलेट को मैं लिख सकता हूँ म्यू वायलेट माइनस वन इंटू एंगल ऑफ रेज माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू ऑफ रेड माइनस वन इंटू ए। तो ये फॉर्मूला मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा। और इसी से हमने डिस्पर्सिव पावर डिफाइन किया, इनके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं। डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर पहले समझ लें, ये जो डेविएशन हो रहा था वॉयलेट में ज्यादा है रेड में कम है, तो वॉयलेट और रेड के बीच में जो डिस्पर्जन हो रहा है ये एंगल ऑफ डेविएशन है, इनके डिफरेंस को एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। और उससे मीन डेविएशन से डिवाइड कर दें। मीन डेविएशन जनरली येलो लाइट के लिए माना जाता है, येलो लाइट के लिए। और अगर नहीं गिवन है तो मीन हम इनसे निकाल लेंगे, इन दोनों के डेविएशन से। तो डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई टू इससे भी निकाल सकते हैं हम। तो ये हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन डेल्टा। तो इसको या तो हम येलो कलर के लिए गिवन होगा, और नहीं तो हम इस डेल्टा में जो मीन डेविएशन है इससे हम इसके एवरेज से निकाल लेते हैं, वायलेट कलर के लिए प्लस रेड कलर के लिए डिवाइड बाई टू। तो इसका जो रेशियो है उसे हम एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। और अगर मैं, ये सब फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, थोड़ा लर्न करने वाली चीजें हैं। और डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर जो है मेरा यहाँ पर आया था, ये म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और इसको मैं डिवाइड कर दूं डेल्टा से, डेल्टा है मेरा जनरल म्यू माइनस वन
इनटू ए, म्यू मेरा मीन है यहाँ पर, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। और तो म्यू जो है वो मीन निकालेंगे या डेल्टा मीन निकालेंगे। अगर ये दोनों डेल्टा गिवन है तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो डेल्टा गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो ये हमारी डिस्पर्सिव पावर है, और डेल्टा भी माइनस डेल्टा एंगुलर डिस्पर्जन है। इसको हमने मीन डेविएशन से डिवाइड कर दिया, तो इनके रेशो को हम डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। तो ये सब आप नोट कर लो, और धीरे धीरे फॉर्मूले लर्न कर लेना। शुरू में थोड़े ट्रिकी लगेंगे, फिर याद हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पहले ये नोट कर लो जल्दी से। यहाँ तक नोट हो गया सबका? यस सर। अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। A ray of light passes through an equilateral glass prism. Sorry. और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, ये गिवन है हमें, एंगल ऑफ इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। And if angle of emergence
equal to 3 by 4 times angle of prism. Then calculate refractive index mu of the prism. तो पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं। सर 1.5। नहीं 1.5 नहीं, चेक करो। और इक्वल टू आई डैश और इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये इक्विलेटरल प्रिज्म, ये दोनों एंगल हमारे पास 45 डिग्री है और दोनों इक्वल है, इसलिए मिनिमम डेविएशन हो रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ ए इक्वल टू 2r। तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसलिए म्यू की वैल्यू कितनी है, √2। और इसको मैं दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकता था, ए प्लस डेल्टा एम। सेकेंड मेथड, ये है 60 डिग्री डेल्टा, ये मिनिमम आ रहा है क्योंकि आई और आई डैश इक्वल है 45 प्लस 45। तो म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 में। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद है मुझे, इसमें डेल्टा मिनिमम निकाल के इससे भी निकाल सकता हूँ, या फिर आई और आर, एक एक फेस के मैंने आई और आर ले लिए, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ये देखो दोनों मेथड क्लियर हुए आपको। यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन तो इसके ठीक है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूले याद कर लेने हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है।
A ray of light incident on an equilateral glass prism shows delta minimum as 30 degree. Calculate speed of light through the prism सर 3/√2 इंटू 10⁻8। हाँ c/√2 है ना। यस सर। तो पहले म्यू कैलकुलेट करेंगे तो म्यू हमारा सेम आ जाएगा √2, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, और म्यू इक्वल टू c/v। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ray of light suffers minimum deviation through a prism of refractive index 1.5 and refracting angle यानी angle of prism 60 degree. Then calculate angle of deviation and angle of incidence. ट्राई करते हैं पहले। तो हमें रिफ्रैक्टिव एंगल गिवन है, म्यू गिवन है, और साइन इनवर्स 0.75 भी गिवन है। तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई, ये दोनों फाइंड करने हैं। ट्राई करते हैं।
सर हाँ जी, एक सेकंड सर। हाँ, इसमें आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है साइन इनवर्स 3√3/4। नहीं 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 नहीं। ट्राई करते हैं अभी। सर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 37.2 आ रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 48.6। हाँ करेक्ट। इसमें लिखा है मिनिमम डेविएशन हो रहा है इस केस में, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ R इक्वल टू A/2, और इसलिए मैं लिख सकता हूँ म्यू इक्वल टू साइन I बाई साइन R। सर आर की वैल्यू 60 है ना? R की वैल्यू 60 नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ये 60 डिग्री है। सर क्यों? रिफ्रैक्टिंग एंगल? रिफ्रैक्टिंग वो एंगल ऑफ इमरजेंस आप समझ रहे हो उससे, वो अच्छा रिफ्लेक्शन एंगल होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल नहीं कहलाता। रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा 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 सर, तभी गलत आ रहा हाँ था। इसलिए, हाँ इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है वो। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा 48.6। हाँ, तो इससे हमारा आ गया साइन इनवर्स 0.75 जो कि हमें गिवन है। और अब a प्लस डेल्टा m इक्वल टू 2i, तो इससे डेल्टा मिनिमम डेविएशन निकालेंगे। सर 37.2 आ गया डेल्टा मिनिमम। हाँ क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैंने आप लोगों को वो भी दिया था ना, रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले याद करने के लिए। जी सर। कर लिया आप लोगों ने वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो उसके भी कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं अभी। ओके सर। सर याद है। वेरी गुड। तो कुछ क्वेश्चन इसके कुछ, जिससे कि हमारा एक तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और हम एक ही टॉपिक करते रहते हैं तो बोर फील करते हैं हम। तो ये ग्लास प्रिज्म है, इसमें हमें रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री के बना है, तो इसलिए जानबूझ के मैं ए नहीं लिखता हूँ, जिससे कि हमें ये पता रहे ये कौन सा है रिफ्रैक्टिव एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ग्लास
and this prism is immersed in water of refractive index 1.33. So find angle of minimum deviation of prism for this situation. Sine inverse this is given to be 34.3 degree. ट्राई करते हैं पहले. सर 8.6. 8.6 राइट आंसर. सबका आंसर आ गया. अभी ट्राई कर रहे हैं. So please wait. ओके. एट पॉइंट सिक्स है सर. हाँ करेक्ट. मी ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर सबसे पहले निकालना है. तो वो आ जाएगा मी ऑफ ग्लास अपॉन मी ऑफ वाटर. और फिर इसके लिए ये मिनिमम एंगल है. अगर ये हमें मालूम है
1.5 अपॉन 1.33 और ए हमारा यहाँ 60 डिग्री ए भी मालूम है, तो डेल्टा एन के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 ये हमारा 0.56 इसलिए ये क्वेश्चन सबका हो गया। किसी को डाउट है तो फिर से आता हूँ वापस। नो सर। मतलब नो मतलब हो गया या नहीं हो गया? हो गया सर, हो गया। हाँ, इस फेस को हमने सिल्वर पॉलिश कर दिया यहाँ पे, तो इससे ये मिरर की तरह बिहेव करने लगता है, प्लेन मिरर। और इस ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये एंगल आई कितना हो कि ये जाए, इससे टकराए, वापस आए, अपने सेम पाथ पर वापस आ जाए। एट व्हाट एंगल मस्ट a ray of light fall on the unsilver face so that after refraction into prism and reflection at the silver surface it retraces its path।
यानी ये इसके अंदर जाए, यहाँ टकराए, टकरा के अपने पाथ पे, जिस पाथ पे गई थी उसी पाथ पे वापस आया। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, पहले आप ट्राई कर रहे हैं। सर साइन इनवर्स 0.707। 45 डिग्रीज। 45 डिग्री। हाँ, वो साइन थीटा 1/√2 है वो, है ना। तो थीटा 45 आ जाएगा। तो बाकी लोग अभी ट्राई कर लें, फिर अभी डिस्कस करता हूँ। सबका आंसर आ गया ये? 45 डिग्रीज आ रहा है। 45 इज राइट। तो म्यू हमें गिवन है ये √2। इसके लिए ये ऐसे फॉलो होना चाहिए, ये मिरर है। वापस आने के लिए हमें पता है, जब भी वापस आएगी रे तो कैसा फॉलो होगा, 90 डिग्री पर। तो ये 90 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला 60 डिग्री हो गया, और ये वाला 30 डिग्री हो गया। ये आर है। तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। खत्म हो गया। और म्यू हमारा 1.414 यानी √2 है। और ये साइन 30 डिग्री है। इसलिए आई हमारा 45 डिग्री। अभी इसमें क्वेश्चन और भी है। 45 डिग्री 5/4। हाँ, π/4 भी कर। π/4 सही है। अब मैं थोड़े क्वेश्चन आपको रोटेशनल मोशन में से दे रहा हूँ, ठीक है। सर मुबस्सिर का भी सही था आंसर, 0.707 π/4 ही तो हाँ, होता है। बिल्कुल सही है वो। मैंने पहले कह दिया वो कि वो 1/√2 की वैल्यू है, वो 0.707। मैंने ध्यान नहीं दिया था हाँ, हाँ, 1.414 होता हाँ, है। हाँ, वो एकदम से दिमाग में नहीं आता इसलिए। तो वो 0.707 बिल्कुल सही है। तो भाई ये बड़ी डिस्क है, उसमें से हमने छोटी डिस्क रिमूव कर दी। उसकी रेडियस 4r और छोटी डिस्क की रेडियस r है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क। ये ट्राई करते हैं।
सर -3/16 है। नहीं, नहीं, हाँ, अ, ये 16 की जगह पे 15 होना चाहिए था, तो R/5 होगा। हाँ, अब सही है। मैंने मास यूनिट्स पे ध्यान ही नहीं माइनस दिया। नहीं है, हाँ। 15। ओके, सबका आंसर आ गया। सर -1/5। नहीं, -r/5 एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा हाँ, R/5। ये आ इसका गए। मास m, तो इसका मास 16 m। यहाँ लिख रहा हूँ 16 m और m। इसके लिए सेंटर मास 0 0 और इसके लिए सेंटर मास कोऑर्डिनेट 3r, 0। तो m1 x1 -m2 x2 अपॉन तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट होगा सेंटर मास के। ये एक मेथड है, दूसरे मेथड से भी कर रहा हूँ इसको। सेकंड मेथड में ये पूरा जो डिस्क है, उस फुल डिस्क उसका सेंटर ऑफ मास O है। तो इन दोनों को बची हुई डिस्क और इसको हम पॉइंट मास की तरह कंसिडर करेंगे। तो m1 x1 यहाँ से ये सेंटर ऑफ मास है, बराबर m2 इसका सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में होगा। तो ये ऐसा हो जाएगा O के अबाउट मास m1 डिस्टेंस x1, ये m2 डिस्टेंस x2। तो m1 को मैं m ले रहा हूँ और x1 हो गया मेरा 3r। m2 जो बड़ी डिस्क में से छोटा डिस्क काटने के बाद जो बचा, यानी 15 m इंटू x2। यहाँ से डायरेक्ट आ गया ये r/5। कभी कभी देखे तो भाई कैलकुलेशन बहुत फास्ट आ जाती है इससे। तो ये x2 यानी 15 m वाला जो बचा हुआ है ये इधर होगा। तो ये भी एक मेथड है, ये याद रखना है। पूरी डिस्क का जहाँ सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट इसको दो पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देंगे, एक m1 और ये दूसरा वाला m2, और m1 प्लस m2 का जो मास सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट हुआ है। स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड 2 है। ऐसे हमने इसके 4 पार्ट करे, ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया।
ट्राई करते हैं। सर सिर्फ एक ही पार्ट रिमूव किया है। हाँ, एक पार्ट रिमूव किया सर, इसको हमने सर 7/9 a, आ रहा है। ये वाला रिमूव कर दिया। अभी पूछता हूँ बाकी लोग क्या आंसर बता रहे हैं। क्या सबका ये आंसर आ रहा है? बाकी लोग अभी ट्राई कर रहे हैं क्लास। आज स्टूडेंट छुट्टी मना रहे हैं, कम स्टूडेंट है। क्लास आप लोग ट्राई कर रहे हो? सर यही आ रहा है जो मैंने बोला है। नहीं, ये तो तुम्हारा आंसर आ रहा है, बाकी लोगों का पूछ रहा हूँ। सेम आ रहा है। सर 5a/9 आ रहा है, कॉमा a। देखो मैं कैसे सॉल्व करता है इसको। इस पॉइंट को मैं, ये जो सेंटर है इसको ओ ले लेता हूँ। पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अगर इसका मास m है तो ये जो तीन प्लेटें बची इनका मास 3m होगा। 3m इधर, सेंटर ऑफ मास इधर होगा, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंट्रॉइड पर है, जिसका डिस्टेंस 2/3 है। तो O से अगर मैं इसको कुछ भी मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ, 3m इंटू C इक्वल टू m इंटू 2/3 है। देखो मैं ऐसे करता है इसे, तो C कितना आ गया मेरा, 2/9 है। और यहाँ तक A है, A में से C माइनस कर दूं ये, तो A माइनस C, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है। और y तो मेरा फिक्स है, एक्सियल सिमेट्री y A है।
तो एक बार चेक करो, किसी का अलग आ रहा है तो ये सही आंसर है। और आप उससे तो कर ही सकते हो, m1 x1 माइनस m2 x2, वो तो हमेशा सर एप्लीकेबल है ही। उसी से क्या था। हाँ, लेकिन इससे आप देख रहे हो कैलकुलेशन थोड़ी और कम हो गई, है ना। तो कभी कभी देखेंगे, ये बड़ा यूजफुल है ये। अगला क्वेश्चन दो, सबका आंसर आ गया, समझ में आ गया। यस सर। ये 3 डिस्क रखी है। ईच डिस्क का मास, मैं m ले लेता हूँ, रेडियस में r ले लेता हूँ, और इसका जो सेंटर है, इससे डिस्टेंस में स्मॉल a ले लेता हूँ। खाली आपको फर्स्ट स्टेप लिखना है, जैसे कि आपको मालूम है, ज्यादा लिखना ही नहीं है। ix एंड iz, ट्राई करते हैं। ओनली फर्स्ट स्टेप, सॉल्व कुछ नहीं करना है। दिस इंटू दिस अपॉन दिस। एक दो मिनट का टाइम लो, फिर लिखता हूँ मैं भी। क्लास लिख दिया आप लोगों ने? ये ट्राई कर रहे हैं अभी?
क्लास लिखा आप लोगों ने? सर आप बता। IX आ रहा है 71/4 mr स्क्वायर। मैंने कहा था सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो तो मुझे भी नहीं पता चलेगा। ओनली फर्स्ट स्टेप बता दो मुझे आई एक्स के लिए। बी के लिए क्या लिखें? ऐसे एक एक करके बता दो। बी के लिए क्या लिख दूं? सर नीचे के जो दो सर्कल्स है ना, उसका उसके सेंटर से अलग एक्स स्टेप, पैरेलल स्टेप जो में होगा, बताएंगे, स्टेप में बताएंगे। हाँ, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस mr नहीं, स्क्वायर बाय 2, mr एम आर स्क्वायर बाय स्क्वायर, 4 होगा हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। प्लस एम आर स्क्वायर, ऐसा होगा क्या? हाँ, वो ये एक सर्कल का होगा जो ये नीचे। कैपिटल एम, ये एक के लिए। हाँ, ये मैं कैपिटल एम ले लेता हूँ, इसको काट देता हूँ, मैंने एम लिख दिया कि इंटू टू। तो ये बी और सी दोनों के लिए हो गया। हम्म प्लस ए और वाले फिर के लिए, खाली ए के लिए बता दो, बाकी फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। हाँ, mr स्क्वायर बाय 4 प्लस 15 mr स्क्वायर। नहीं नहीं, स्टेप में बताओ जिससे मुझे पता रहे। एम इंटू, जो आर स्क्वायर होगा वो उसकी वैल्यू, जो डिस्टेंस है वो डी स्क्वायर की वैल्यू 15 r स्क्वायर आ रही है। नहीं जो नहीं, वही तो सेंटर, बताना है, वही तो बताना है कैसे आ रही है, कैसे स्टेप बताओ मुझे। ये जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा वो 4r होगा, और जो बेस होगा वो r होगा। नहीं हाइपोटेन्यूज नहीं नहीं नहीं, के फोर आर नहीं, डायमीटर और फोर आर नहीं है, टू आर है ये तो। हाँ, ये 3r होगा फिर। ये डिस्टेंस थ्री आर का होल स्क्वायर, ये कह रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये हाइपोटेन्यूज 3r है और बेस r है, तो नहीं 8r नहीं स्क्वायर हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, गलत गलत हो रहा है भाई, गलत हो रहा है। ये थ्री आर नहीं है, ये टू आर ही तो आएगा ये। नहीं, मैं ये डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स एक्सिस से लेके। हाँ, मैं भी एक्स एक्सिस से ले रहा हूँ, इसका डिस्टेंस एक्स अच्छा, एक्सिस से हाँ तो कैसे निकाला हाँ, हमने? फिर तो गलत हो गया मेरा। हाँ, ये गलत हो रहा है। अब इससे पहले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे और उसमें r ऐड कर देंगे, तब हाँ होगा। पहले, हाँ, तो पहले ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसकी हाइट निकालेंगे, जो कि है 2r ये डिस्टेंस टू आर है ना, तो टू आर साइन 60। आप खाली स्टेप लिखने हैं, सही है क्या? ये जो हाइट एच है हम्म सही है। प्लस आर, टू आर साइन 60, ये हाइट हो गई, प्लस आर, ये आर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये ए के लिए हो गया, है ना? हाँ, आज खाली इतने ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो यहां तक सबको क्लियर है? सबका ये आया आंसर? और फॉर्मूले और रिवाइज करके आए, और फ्लूइड वगैरह के भी फॉर्मूले रिवाइज कर लें, उसके भी क्वेश्चन दूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। और वो, ओके सर। और उसके आगे वो था सॉलिड्स, सॉलिड्स के फॉर्मूले, है ना? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो जितने भी हैं, बल्क मॉडुलस, वो सब, यंग्स मॉडुलस। धीरे धीरे सब फॉर्मूले रिवाइज करते रहें, जिससे हमारा थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता रहेगा। ठीक है? ओके सर, ओके। तो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू गुड सर। बाय, मोस्ट वेलकम, गुड बाय।